आज हम लोग पढ़ेंगे जल अपघटनांक। हम लोग इसके पहले साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं कि जल अपघटन क्या होता है। उसके आधार पर लवणों को वर्गीकृत किया गया था जल अपघटन के आधार पर, और यह भी आपको बताया जा चुका है कि उस तरह का लवण अगर है तो उसके विलयन का नेचर क्या होता है। अब उसके आगे है कि जल अपघटनांक क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जैसे इसके पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसी तरह से यहां पर जल अपघटनांक होता है। जैसे कोई लवण है तो किसी लवण के कुल मोलों का वह अंश जो साम्य पर जल अपघटित होता है उसे उस लवण का जल अपघटनांक कहते हैं। किसी लवण के कुल मोलों का वह अंश जो साम्य पर क्या होता है, जल अपघटित होता है, उसे हम लोग कहते हैं जल अपघटनांक, और इसको यक्स से डिनोट किया जाता है। तो अब जैसे हमको सूत्र बनाना है तो हमारा सूत्र हो जाएगा जल अपघटनांक, ये यक्स बराबर हो जाएगा लवण के जल अपघटित मोलों की संख्या बटा जल अपघटन से पूर्व लवण के कुल मोलों की संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा जल अपघटनांक। ठीक है ना। तो ये हो गया जल अपघटनांक। अब इसके बाद अगली चीज हमको पढ़ना है जल अपघटन स्थिरांक क्या होता है। जल अपघटन स्थिरांक, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जल अपघटन स्थिरांक। इसका सिंबल जो है KH लिया जाता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब देखिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई लवण है और उस लवण का जल अपघटन हो रहा है, तो जल अपघटन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारा यह लवण Ca है और इसका जल अपघटन हो रहा है, तो जल अपघटन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, Ha आधार COH। ये जैसे हमने मान लिया कोई लवण Ca सिंबल जो लिया गया है, इस Ca का मतलब क्या है, जैसे कोई भी लवण होगा तो लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार के क्रिया से। यानी लवण वह पदार्थ होता है जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों मूलक उपस्थित होते हैं। तो अब जैसे कोई भी लवण आप लीजिए, मान लीजिए कि NaCl है, तो NaCl में अम्लीय भाग कौन सा है और क्षारीय भाग कौन सा है। तो आपको पता है कि यह जो सोडियम है यह क्षारीय भाग है और Cl जो है अम्लीय है। यानी अम्लीय वाला ऋणायन है और क्षारीय वाला भाग जो है धना है। कोई दूसरा लवण लीजिए, कॉपर सल्फेट,
CuSO4 देखिए, तो एक भाग इसमें कॉपर और दूसरा जो है सल्फेट। तो कॉपर आपका क्षार से प्राप्त होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड से प्राप्त होता है, यानी ये क्षारीय भाग हो गया, यानी ये धनायन है कॉपर, और ये सल्फेट ऋणायन है, सल्फ्यूरिक अम्ल से आया हुआ है, तो ये हमारा ऋणायन वाला भाग जो है अम्लीय हो गया। तीसरा कोई लवण ले लीजिए, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट में हमारा ये जो एसीटेट आयन और एक सोडियम आयन होगा ना, एसीटेट आयन हमारा ऋणायन है और सोडियम आयन धनायन है। तो यह जो एसीटेट आयन ऋणायन है, यह अम्लीय भाग है कि क्षारीय भाग है? तो आपको पता है यह अम्लीय भाग है, एसिटिक अम्ल से प्राप्त होता है। और सोडियम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये क्षारीय भाग हो गया। यानी कुल मिलाकर के जो क्षारीय भाग है वह हमेशा धनायन है, और जो अम्लीय भाग है वो क्या है? ऋणायन। और आप आयनन सिद्धांत में आर्रेनियस का विद्युत अपघट्य वियोजन का सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा धनायन होता है उस धनायन को हम लोग क्या कहते हैं? कटायन, और ऋणायन को एनायन। तो कटायन आपका जो है CATION कटायन, और ऋणायन आपका एनायन, ये हो गया ना। तो कटायन का पहला अक्षर C और एनायन का पहला अक्षर A, यानी कोई भी लवण है तो उसको हम संकेत के रूप में क्या लिख सकते हैं? Ca। Ca का मतलब एक कटायन है और A का मतलब एक एनायन है, यानी एक अम्लीय भाग है और एक क्षारीय भाग है। ठीक है ना? ये नहीं कि Ca किसी लवण का सूत्र है, सूत्र नहीं है, यह एक कॉमन जो है संकेत है लवण के लिए, धनायन और ऋणायन। तो अब जैसे ये जल अवटन होगा तो ये कटायन है, धनायन है, तो यह जल के OH से क्रिया करेगा, ऋणायन से क्रिया करेगा। तो C इसका OH मिलेगा तो बन गया क्या? COH। और इसका जो ऋणायन वाला भाग होगा A-, वह जल के आयनन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा, उससे क्रिया करेगा, तो A- और H+, तो ये मिलके HA बना लेंगे। तो HA आपका जो है ये कोई अम्ल हो जाएगा और COH कोई क्षार या क्षार। ठीक है ना? तो ये लवण का जल अपघटन हो रहा है। अब इस जल अपघटन की क्रिया पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा सकते हैं। तो जब द्रव्यपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो क्या होगा कि K बराबर HA की सांद्रता इंटू COH की सांद्रता बटा में CA की सांद्रता और इंटू जो है H2O की सांद्रता, ऐसे दिखा सकते हैं। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो हमारा K है, यह K क्या है? स्थिरांक है। K क्या है? स्थिरांक। और यह जो H2O है, H2O की सांद्रता में क्या रहती है? स्थिर रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यहां पर जो जल अपघटन होता है तो जल अपघटन में H2O यानी जल की मात्रा इतनी अधिक रहती है लवण के सापेक्ष कि उसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर जल की जो मोलर सांद्रता होती है उसको भी क्या मान लिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। यानी H2O की जो सांद्रता है यह भी क्या होती है? स्थिर होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि K इंटू H2O तो बराबर क्या हो जाएगा? HA की सांद्रता इंटू COH की सांद्रता बटा में CA की सांद्रता। तो K इंटू H2, चूंकि K आपका स्थिरांक है और H2O की सांद्रता भी क्या हो गई? स्थिर हो गई। तो स्थिरांक में स्थिर का गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वह भी क्या होगा? स्थिर ही होगा। यानी यहां पर स्थिरांक होगा और इसी स्थिरांक हम लोग क्या कहते हैं? KH। यानी आपको मिल गया कि KH बराबर हो जाएगा ये HA की सांद्रता
इंटू COH की सांद्रता बटा में हो गया Ca की सांद्रता। तो यही KH हम लोग का कहलाता है लवण का जल अपघटन स्थिरांक। ये हो गया जल अपघटन स्थिरांक। ठीक है, जल अपघटन स्थिरांक KH। यानी कुल मिलाकर के आपका कोई लवण दिया हुआ है और उसका जल अपघटन करा रहे हैं, तो जल अपघटन कराने के बाद इधर जो आपका अम्ल या क्षार या जो आयन बन रहे हैं उनकी सांद्रताओं का गुणनफल बटे जल को छोड़ करके यहाँ पर जो आपका भाग रहेगा धनायन चाहे ऋणायन चाहे पूरा लवण चाहे दोनों, तो उसकी सांद्रता लेंगे, वही अनुपात कहलाएगा लवण का जल अपघटन स्थिरांक। और इसको हम लोग KH से डिनोट करते हैं। अब जो है, अब जैसे हम अलग अलग देखेंगे कि हमारे जो लवण होते हैं, जिन लवणों का जल अपघटन होता है, आप पीछे देख चुके हैं कि जल अपघटन के आधार पर हम लोग लवण को 4 भाग में बांटे थे, लेकिन उसमें एक लवण ऐसा है जिसका जल अपघटन नहीं होता है, और वह लवण है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की क्रिया से बना हुआ लवण, उसका जल अपघटन नहीं होता। तो उसको छोड़ करके बाकी जो 3 तरह के लवण हैं, उन लवणों के जल अपघटनांक, जल अपघटन स्थिरांक और बाकी चीजों में हम लोग संबंध देखेंगे क्या होता है। तो हम पहला लवण लेते हैं एक उसमें का, जैसे प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना लवण। पहला लवण ले लेते हैं, जैसे कोई प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार चाहे क्षारक, कुछ भी ले सकते हैं, क्षारक का लवण। ये पहला लवण है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का लवण। अब यहां पर हम लोग देखेंगे पहले जल अपघटनांक, लवण के जल अपघटनांक तथा सांद्रता में संबंध। जल अपघटनांक तथा सांद्रता में संबंध क्या होता है? जल अपघटनांक यानी x और सांद्रता का मतलब यहां तनुता लिया जाएगा, आयतन से मतलब है v। इन दोनों में पहले संबंध देखेंगे। इस तरह का यदि हमारा कोई भी लवण हो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण। और एक चीज और आप याद रखेंगे कि जब भी लवण का जल अपघटन होता है तो उसमें जो दुर्बल घटक होता है उसी का जल अपघटन होता है, न कि पूरे लवण का। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है ना, तो यहां पर अगर कहा जाए कि किसका जल अपघटन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें जो भाग दुर्बल है यानी क्षारीय, जो क्षार से आया हुआ भाग होगा लवण में, वही दुर्बल है, उसी का जल अपघटन होगा। तो हमारा जो लवण Ca है, उस Ca में क्षार का भाग कौन सा है? C है, धनायन है। तो यहां पर धनायन का क्या होगा? जल अपघटन होगा। अब जैसे मान लीजिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है कॉपर सल्फेट, होता है ना, कॉपर सल्फेट। यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है। तो आपको ऑप्शनल सवाल देता है विकल्प का कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है
किसके जल अपघटन के कारण। कॉपर सल्फेट का जलीय ग्रेड कैसा होता है? अम्लीय होता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अम्लीय होता है तो किसके जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है, ये क्वेश्चन बन गया। यानी इसमें किसका जल अपघटन होता है। अब यहां पर 4 ऑप्शन आपको मिल सकता है, 4 विकल्प दिया जा सकता है कि कॉपर आयन के कारण, सल्फेट आयन के कारण, दोनों के कारण, और इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके। तो अब आपका उत्तर क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण, और जो घटक दुर्बल होता है उसी का जल अपघटन होता है। तो इसमें दुर्बल आपका क्षार वाला यानी कॉपर है, यानी यहां पर किसका जल अपघटन हुआ होगा? कॉपर आयन। यानी आपका विकल्प यही वाला क्या होगा? सही होगा। तो जो दुर्बल पार्ट होता है, दुर्बल घटक होता है, चाहे वो अम्ल का हो चाहे क्षार का हो, उसी का जल अपघटन होता है। तो अब यहां पर जैसे जल अपघटनांक और सांद्रता में संबंध देखना है, तो लवण हमारा वही रहेगा Ca। अब उसमें से हम किसी एक आयन को लेंगे जिसका जल अपघटन हो रहा है। तो चूंकि हमारा क्षार दुर्बल है तो यहां पर जल अपघटन किसका होगा? धनायन का होगा। यदि अम्ल दुर्बल रहेगा तब ऋणायन का होगा। तो यहां पर हम अगर जल अपघटन की अभिक्रिया दिखाएंगे तो किसके साथ? धनायन के साथ। तो यहां पर हम रिएक्शन ये दिखा सकते हैं कि जल अपघटन की अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये हो जाएगा C प्लस H2O, और यहां बन जाएगा HA नहीं होगा, H प्लस होगा और प्लस COH, ये हो गया। अब ये चूंकि हमारा क्षारक दुर्बल है C प्लस, तो इससे जो ये क्षारक बन रहा है ये क्या हो गया? दुर्बल क्षारक हो गया ना, ये हो गया हमारा दुर्बल क्षारक। अब यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं जल अपघटन स्थिरांक, द्रव्य उत्पाती क्रिया के नियम से सीधे जल अपघटन स्थिरांक यानी KH बराबर। तो KH बराबर क्या होगा? जल की सांद्रता आपकी स्थिर है तो उसको नहीं लेना है, बस उत्पाद बटे अभिकारक वही लिया जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा H आयन यानी जो अम्ल बनेगा यहां पर उसकी सांद्रता अगुणे COH की सांद्रता, और बटा में हो जाएगा C प्लस की सांद्रता। यानी सामने पर यहां पर जो लवण है इसके जल अन्न अपघटित मोलों की जो संख्या है बटा आयतन, यानी उसकी जो सांद्रता शेष बचती है सामने पर, वो हो जाएगी C प्लस की सांद्रता। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम मान लेते हैं, माना V लीटर विलयन में लवण का 1 मोल उपस्थित है। विलयन कितना है? V लीटर, और उसमें लवण कितना उपस्थित है? 1 मोल। और साम्य पर लवण का x मोल क्या हो रहा है? जल अपघटित। x मोल जल अपघटित होता है। यह हमने मान लिया कि 1 मोल लवण है, V लीटर विलयन है, और साम्य पर लवण का कितना मोल जल अपघटित हो रहा है? x मोल। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो अतः अब फिर से रिएक्शन लिख दें, C प्लस H2O, और यहां बन जाएगा H प्लस COH। तो यहां पर प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी? प्रारंभिक सांद्रता तो C प्लस ये लवण है, तो हमने मान लिया है लवण कितना मोल? 1 मोल, और आयतन कितना? V लीटर। तो इस लवण की प्रारंभ में शुरू में सांद्रता हो जाएगी 1/V।
जल की सांद्रता चूंकि अपरिवर्तित है तो इसको कुछ दिखाना नहीं है और अभिक्रिया नहीं हो रहा है तो ये सब 0 रहेगा। उसके बाद जब साम्यावस्था आएगी तो साम्यावस्था पर जो सांद्रता होती है उसको हम लोग कहते हैं साम्य सांद्रता। तो साम्य पर सांद्रता क्या हो जाए, तो 1 मोल पहले था और साम्य पर x मोल जल अपघटित हो गया, तो अब साम्य पर ये लवण की सांद्रता कितनी बचेगी, तो 1 माइनस x और बटा v, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x अपान v। और यहां पर H आयन और COH इनकी सांद्रता क्या होगी, तो रिएक्शन पैटर्न देखिए, 1 मोल का जल अवतरण होगा तो 1 मोल H आयन 1 मोल COH बन रहा है, तो यहां पर जल अपघटन कितना हो रहा है x मोल, तो ये दोनों कितने कितने बनेंगे x मोल, और आयतन भी लीटर है तो सांद्रता हो जाएगा x बटा v और x बटा v। अब इन साम्य सांद्रताओं को समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा, तो समीकरण 1 से तो KH बराबर आपको मिलेगा H प्लस की सांद्रता यानी x अपान v गुणे COH की सांद्रता x अपान v बटा C प्लस की सांद्रता तो 1 माइनस x अपान v, ये हुआ। अब क्या होगा, एक v जो है एक v से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा KH बराबर x स्क्वायर अपान 1 माइनस x इंटू v। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो KH बराबर x स्क्वायर अपान 1 माइनस x इंटू v। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जल अपघटनांक जो x है और ये जो तरुता है, सांद्रता है या आयतन है भी, इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो v हो जाएगा, KH नियतांक इधर आ जाएगा तो v समानुपाती x स्क्वायर, यानी x और v एक दूसरे के समानुपाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि विलयन की तनुता को बढ़ाया जाए, v को बढ़ाया जाए, आयतन बढ़ाया जाए, तो जब आयतन बढ़ाएंगे तो विलयन तनु होगा कि सांद्र होगा, तनु होगा, तनु होगा तो तनुता बढ़ रही है, तो विलयन की तनुता बढ़ाने पर, आयतन बढ़ाने पर हमारा जो जल अपघटनांक है x वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने हुए लवण के लिए निष्कर्ष निकल गया कि तनुता बढ़ाने पर जल अपघटनांक बढ़ता है। क्लियर हो गई बात ना। अब इसके बाद अगला चीज इसमें हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा पॉइंट है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण में बी पॉइंट आपको पढ़ना है कि यहां पर KH KA नहीं KB KH KB तथा KW में संबंध, KH KB तथा KW में संबंध क्या रिलेशन होता है, यानी यहां पर KH हमारा जल अपघटन स्थिरांक है, KB हो जाएगा क्षारक का आयनन स्थिरांक और KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा इस तरह के अम्ल के लवण के लिए। तो यहां पर देखिए हमारा जल अपघटन होता है C प्लस H2O और बन जाता है H प्लस COH। तो इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है कि KH बराबर H आयन की सांद्रता इंटू COH की सांद्रता
बटे C प्लस की सांद्रता। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहां पर जो है ये हमारा दुर्बल क्षार बन रहा। COH हमारा क्या है? दुर्बल क्षारक है। तो इस COH का आयनन होगा तो C प्लस प्लस OH माइनस ये आयन बनेगा। तो इस साम्य के लिए चूंकि दुर्बल है तो उत्क्रमणीय क्रिया होगी, साम्य अवस्था आएगा। तो इस साम्य के लिए हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से तो Kb बराबर हो जाएगा C प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बटा C OH की सांद्रता। समीकरण नंबर 2। और जल का जो है आयनन होगा तो H प्लस और प्लस OH माइनस बनेगा। तो इस साम्य के लिए हम लोग लिख सकते हैं KW बराबर, और पीछे आप पढ़ चुके हैं KW बराबर क्या होता है? स्थिर ताप पर शुद्ध जल एवं तनु जलीय विलयन में जल के आयनन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल निश्चित तथा स्थिर होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो यहां KW बराबर हम लिख सकते हैं केवल और केवल H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरण की सहायता से हम तीनों में रिलेशन स्थापित करेंगे। क्या रिलेशन बनेगा? तो आप क्या करिए, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग करिए। समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो क्या मिलेगा? KW अपान KB। अब मानों को रखिए इनके, तो ये हो जाएगा H आयन गुणे OH आयन, अब बटा में KB आपका हो जाएगा C प्लस इंटू OH माइनस अपान COH। अब गणित के नियम से जो कटने लायक हो उसको कैंसिल कर दीजिए। OH OH से कट जाएगा। अब क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा KW अपान KB बराबर H आयन की सांद्रता, और ये COH ऊपर चला जाएगा तो इंटू COH की सांद्रता अब बटा में C प्लस की सांद्रता। और देखिए जरा समीकरण नंबर 1, H आयन इंटू COH बटा C प्लस, H आयन इंटू COH बटा में C प्लस, वही ना है? यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? KH, यानी यही बराबर हो गया KH। इसलिए आप कह सकते हैं कि KH बराबर KW अपान KB। तो यदि हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का लवण हो तो उसके लिए KH KB KW में क्या संबंध बनेगा? तो संबंध हो जाएगा KH बराबर KW अपान KB। ठीक है, इसके बाद C पॉइंट है हम लोगों का जलीय विलयन के pH की गणना। जलीय विलयन के pH की गणना। हमारा इस तरह का लवण है, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना हुआ लवण है, तो उसके जलीय विलयन का pH हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए हमारा लवण का जल अपघटन हो रहा है C प्लस प्लस H2O
और यहां पर बन रहा है H प्लस COH। और इस अभिक्रिया के लिए हम लिख सकते हैं KH बराबर H आयन की सांद्रता इंटू COH की सांद्रता बटा C प्लस की सांद्रता। और अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है कि इस तरह के लवण के लिए KH बराबर होता है KW अपान KB। अब हम मान लेते हैं, माना लवण की प्रारंभिक सांद्रता C मोल प्रति लीटर है। हमने यहां मान लिया कि जो लवण लिया गया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, C मोल प्रति लीटर। तो अब क्या होगा, अतः साम्यावस्था जब आएगी तो साम्यावस्था पर क्या होगा, तो साम्यावस्था पर क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन आयन होगा इसकी सांद्रता और जो COH होगा इसकी सांद्रता, इन दोनों की सांद्रताएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब इसके पहले आपने देखा यक्स अपान भी, तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि साम्य पर H आयन और COH इन दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा H आयन की सांद्रता बराबर COH की सांद्रता, तथा अब यहां पर जो जल अनअपघटित लवण है C प्लस, इसकी सांद्रता क्या होगी साम्य पर, तो जितना जल अपघटित हो गया उसको हम माइनस करेंगे। तो प्रारंभिक सांद्रता हमने लिया है C मोल प्रति लीटर, तो यहां पर C प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी C माइनस, अब इसमें से जितना जल अपघटित हुआ है, तो कितना जल अपघटित हुआ है उतना जितना H आयन या COH की सांद्रता होगी। तो C माइनस हम H आयन या COH लिख सकते हैं, और इसको मान लिया जाए कि यह लगभग, यानी यह जो सांद्रता है C की तुलना में बहुत कम हो, तो C माइनस H प्लस बराबर क्या मान सकते हैं, C मोल प्रति लीटर, उतने मान लेंगे। अब हम लिख सकते हैं इसलिए KW अपान KB बराबर, तो KW अपान KB बराबर क्या लिख सकते हैं, तो H आयन और COH इन दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर हैं, तो हम किसी एक की सांद्रता का स्क्वायर कर लें, तो सुविधा के लिए H आयन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा H आयन की सांद्रता का स्क्वायर, क्योंकि हमें pH निकालना है। तो pH निकालना है तो या तो हमारे पास H आयन हो या OH आयन हो, तो हमारा pH का व्यंजक आसानी से बन जाएगा। तो हमने H आयन का स्क्वायर ले लिया, अब बटा में C प्लस, तो C प्लस की सांद्रता हो जाएगी C मोल प्रति लीटर, तो ये बटा में C। अब यहां से हमारा हो सकता है कि H आयन की सांद्रता का स्क्वायर बराबर KW गुणे C बटा में KB, या हम ये कह सकते हैं कि H आयन बराबर, तो H आयन की सांद्रता बराबर, तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट KW गुणे C बटा में KB, और इसी को हम बराबर लिख सकते हैं, रूट को हटा दिया जाए तो KW का घात 1/2 गुणे C का घात 1/2 गुणे KB का घात ऋण 1/2। और अब क्या किया जाए, पूरे समीकरण का ऋणात्मक लाग ले लिया जाए, ऋण लघुगणक, तो ऋण लाग लेने पर ऋण लाग लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण लाग H आयन बराबर हो जाएगा ऋण लाग KW का घात 1/2
ये गुणे है, तो जब लाग लेते हैं तो गुणा जो है धन में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा धन और ब्रैकेट में ऋण लाग c का घात 1/2 और फिर हो जाएगा धन ब्रैकेट में ऋण लाग kb का घात ऋण 1/2। अब क्या हो जाएगा, पीछे पढ़ चुके हैं ऋण लाग या चैन को हम लोग पीएच कहते हैं, तो अब यहां से हो जाएगा इसलिए पीएच बराबर ऋण लाग के डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पी के डब्ल्यू और फिर ये हो जाएगा धन 1/2 ऋण लाग सी, तो ये हो जाएगा पीसी और यहां धन फिर ऋण लाग है तो ये पी के भी होगा और ऋण 1/2 पहले आ जाएगा, तो ऋण 1/2 पी के भी और ये धन है, तो यहां हो जाएगा ऋण 1/2 पी के बी। तो ये हमारा जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण के जलीय विलयन के लिए पीएच का सूत्र हो गया। केडब्ल्यू का मान निश्चित होता है, पी के डब्ल्यू का मान 14 होता है, अब 1/2 पी के डब्ल्यू यानी 7 हो गया और 1/2 पीसी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, तो उस प्रारंभिक सांद्रता अब ये पीएच बराबर 1/2 पी के डब्ल्यू धन 1/2 पीसी ऋण 1/2 पी के बी। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस तरह के लवण के जलीय विलयन का पीएच निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा पहला लवण। धन्यवाद। थैंक यू।